ओके, हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेदा अकेडमी। अभी हमारे पास कुछ-कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगा आपके साथ कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ के थ्रू। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, कभी भी देखना बेयस थ्योरम से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही जल्दी से हम सारी चीज़ें सीखेंगे एक छोटी-सी वीडियो में और आपको बताऊँगा कि बेयस थ्योरम कैसे काम करती है। आपने ये सारी की सारी चीज़ें वैसे पढ़ रखी है डिटेल में, बट कुछ बालकों का डाउट रहता है तो थोड़ा-सा बेसिक से सारी चीज़ें फिर से बताऊँगा। आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है वेदा 12 ईएम। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, आई विल बी अवेलेबल एवरी टाइम हियर। सो आपको वेदा अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है इफ यू वांट टू हैव सम ग्रेट नॉलेज, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, सो डाउनलोड द ऐप। ओके। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कीजिएगा। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास जब हम बेस थ्योरम की बात करते हैं तो मेरे पास पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? पार्टीशन की। किसकी पार्टीशन की? सर जी, हमारे पास सैंपल स्पेस के पार्टीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मान के चलो मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, गौर से सुनिएगा, सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मान के चलो एक सैंपल स्पेस एस है, ठीक है? सैंपल स्पेस एस है, मैंने इस एस को डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट E1, E2 इस तरीके के इवेंट्स में अलग-अलग मैंने क्या कर लिया, इसके पार्टीशन कर दिया। पार्टीशन की डेफिनिशन भी बताऊँगा मेरे पास क्या होती है बच्चे। ये इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन है इस सैंपल स्पेस के, ठीक है? अब ये पार्टीशन कैसे काम करते हैं? अब देखो पार्टीशन की डेफिनिशन क्या होती है? पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि सर ये जो E1, E2, En है, मैंने क्या किया, इस सैंपल स्पेस को E1, E2 अप टू En तक इसको हमने तोड़ लिया। किसको तोड़ लिया? हमने पूरे सैंपल स्पेस को तोड़ लिया। E1, E2, En तक, ठीक है? तोड़ लिया कि नहीं तोड़ लिया? बिल्कुल तोड़ लिया। अब ये जो E1, E2, En है, ये एक तो म्यूचुअली डिसजॉइंट है, यानी कि सर EI इंटरसेक्शन EJ करूँगा तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, जहाँ पे I और J कहाँ तक जाते हैं? सर जी 1 से लेकर के N तक जाते हैं। ये है मेरे पास। ठीक है? पहली चीज़ तो ये है। अब इन सब का अगर मैं यूनियन करूँ, यानी कि अगर मैं यूनियन EI, ठीक है? EI यूनियन EJ करूँ या EIJ करूँ, तो मेरे पास हम डायरेक्टली लिख देते हैं ना कि हमारे पास E1 यूनियन E2 करूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं देखूँ E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En तक करूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है? पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनिशन मैं आपको दूँगा। ये पार्टीशन क्यों करें, अब इसका कारण पता लगेगा आपको। ये देखो पूरा का पूरा डेफिनिशन है, E1, E2, En तक आपका पूरा S आना चाहिए और हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI शुड बी ग्रेटर दैन 0, जहाँ पे I कहाँ से कहाँ तक, सर जी 1 से लेकर के N तक, जो कि मेरे पास पार्टीशन हुए हैं इसके, किसके? सैंपल स्पेस के। अगली कहानी सुनो, ये पूरी की पूरी डेफिनिशन है। अब देखो सैंपल स्पेस के जितने भी मेरे पास इवेंट्स थे, अगर मैं उनको देखूं म्यूचुअली डिसजॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल है। यूनियन करूंगा तो पूरा सैंपल स्पेस आएगा, हाँ जी आएगा। हर एक इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो E1, E2, En क्या करती है? पार्टीशन एक सैंपल स्पेस का, इफ दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, एग्जॉस्टिव एंड हैव नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। एग्जॉस्टिव दैट मींस दे कैन जनरेट द होल सैंपल स्पेस इफ वी कंबाइन देम और इफ वी टेक द यूनियन ऑफ दोज सैंपल ऑफ दोज इवेंट्स। ओके, दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट? सर दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हमारा जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है? जो सैंपल स्पेस होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन यही है। ठीक है ना? हाँ जी बालको, ठीक है? ओके ना? ठीक है? जी सर। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। क्या सुनना है बच्चे? सर हम ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम बेस थ्योरम पढ़ते हैं, वहाँ पे पहले हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए सभी बच्चों को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये होती है, अगर मेरे पास 2 इवेंट है, 2 में से 1 इवेंट हो चुका है, तो दूसरा इवेंट पहले पे डिपेंडेंट है, यानी कि पहला हो चुका है, दूसरे के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सही ढंग से। हम यहाँ पे बेस थ्योरम का डिस्कशन करेंगे इसी रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चों? जी सर। हम पहले आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। अब यहाँ पे पार्टीशन का काम आएगा। पार्टीशन क्या कर रहा था? सर पार्टीशन हमारे पास एक सैंपल स्पेस के हो रहे थे अलग-अलग इवेंट्स में। अलग-अलग इवेंट्स में पार्टीशन हो रहे थे किसके? एक पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के। ठीक है? हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर ये मेरे पास हो रहा था। ठीक है? ये ले लिया मैंने। हमने कहा कि एक इवेंट ए है। ठीक है? एक इवेंट ए है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। ध्यान से कैसे सुनिएगा? यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ सर जी ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, E4 है और ऐसे ही मेरे पास En तक सारे के सारे इवेंट्स हैं। ठीक है? बात गौर से सुनिएगा बच्चे।
हमने कहा कि एक इवेंट ए है जो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स से होकर के हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट से होकर के होने का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ इसका भी मतलब क्या है। बच्चे इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास कोई इवेंट हो रहा है ना, वो इन सब से होकर के गुज़र रहा है, यानी कि इनके थ्रू हो रहा है, सिंपल सी बात ये है। आप कहते हैं ना कि सर मेरा काम हो गया, उस आदमी के थ्रू हो गया, उस आदमी के थ्रू हो गया, ठीक है? उस आदमी के थ्रू मेरे पास एक इवेंट हो गया। अब ये क्या पूछता है आपसे, टोटल प्रोबेबिलिटी में ये पूछता है कि जब इवेंट अलग-अलग डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा था, इवेंट ए इन सब इवेंट से कहीं न कहीं से होकर के गुज़रा, तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि सर जब मेरे पास एक इवेंट ए था और वो अलग-अलग इवेंट के थ्रू होकर के गया, अब मुझे उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे मैं कहता हूँ कि एक आदमी है, एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि एक आदमी है, उसको एक कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन का काम करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, बिल्कुल करना है। अब ये जो इवेंट है कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीशन होना है, कंप्लीट होना है, ये 2 तरीके से होकर के गुज़रेगा कि सर एक जगह तो हमारे पास क्या होगा, जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, एक बार तो वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है उस जगह पे और एक जगह वहाँ पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है, ठीक है? जब स्ट्राइक हो रही थी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर जी मान के चलो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? इसकी सर जी ए है। जब स्ट्राइक नहीं हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सर जी मेरे पास बी है। अब इवेंट ए क्या है कि सर जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होना है, 2 स्टेज के थ्रू होगा कंप्लीट। एक बारी तो सर स्ट्राइक हो, तो और एक बारी स्ट्राइक ना हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी उसकी? सिंपल सी बात ये है कि जब स्ट्राइक हो रही है तब क्या है, जब स्ट्राइक नहीं हो रही तब प्रोबेबिलिटी क्या है? सो दिस इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि हमारे पास एक इवेंट अलग-अलग डिफरेंट स्टेजेस में हो रहा है। तब हम क्या कहते हैं, तब हम उस इवेंट ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। अगर इवेंट E1, E2, En बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेसेस एंड सपोज ईच ऑफ द इवेंट, यानी कि ये सारे के सारे क्या है, म्यूचुअली क्या है बच्चे हमारे पास, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है? और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है हर एक इवेंट के होने की। सिंपल सी कहानी है। हाँ जी सर। और एक सैंपल स्पेस सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड होते हैं एस से। अब देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो एक इवेंट ए हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से होकर के गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ध्यान से देखिए। सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि पहले इवेंट E1 था उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अब क्यों कर रहे हैं हम इसको, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या बोला था आपको, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन इसलिए करते हैं कि सर काम कंप्लीट जब तक ना हो तब तक मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा, है ना? एक इवेंट से जब होकर के गया सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि जो इवेंट E1 है उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, क्योंकि मेरे पास n इवेंट्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखूँगा मैं n में से, कितनी है भैया? हाँ जी सर। और फिर साथ में सर जो मेरे पास एक इवेंट A है वो E1 के होने के बाद A हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ऐसे ही फिर मेरे पास E2 के लिए है, ऐसे ही En तक हम करते जाएँगे और इसको हम समेशन के रूप में इस तरीके से लिखेंगे कि j वेरिंग 1 टू n प्रोबेबिलिटी ऑफ Ej और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन Ej हैज़ अकर्ड। दिस इज़ द कांसेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी सर, टोटल प्रोबेबिलिटी समझ आ गया, आपने क्लासेस में भी समझा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये पूछ रहा है। थोड़ा-सा मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। देसी भाषा क्या कहती है? आप अगर ये कहते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी सर ये बात करती है कि हम ये कह रहे हैं कि मान के चलो कोई एक काम हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होकर के आ रहा है, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर एक स्टेज के थ्रू जब वो जा रहा है तो सबकी प्रोबेबिलिटी को हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे एंड विल गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट अकरिंग थ्रू मल्टीपल इवेंट्स। ओके, यस सर। नाउ लेट्स कम टू द बेस थ्योरम। व्हाट डज बेस थ्योरम सेज? बेस थ्योरम ये कहती है, क्या कहती है, ध्यान से देखो भैया। बेस थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। बेस थ्योरम के लिए बहुत प्यारी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसको बहुत गौर से समझ लीजिएगा। इवेंट मेरे पास सैंपल स्पेस के ही है, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हैं, ठीक है ना? हाँ जी सर, ये सारे बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारे पास, है ना? जी सर, ये मेरे पास बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो गए, ठीक है? अब गौर से सुनो, मैंने कहा कि एक इवेंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, एक इवेंट है जो बच्चे इन सब इवेंट्स के थ्रू होकर के ही जा रहा है ना? बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू ही हो रहा है। अरे बताओ यार, हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहा है, बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू हो रहा है। एक इवेंट ए हुआ मेरे पास, ठीक है? एक इवेंट ए हुआ बहुत सारे इवेंट्स के थ्रू। पहले हम क्या करते थे टोटल प्रोबेबिलिटी में, सर इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी में चेक करता था हर एक इवेंट के थ्रू। कैसे सर जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी कि सर जी दूसरा इवेंट, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 के थ्रू। और ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी ऑफ En, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके थ्रू, सर जी जब En हो चुका है। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आती थी, आती थी। बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम ये कहती है, अब सिंपल सी बात सुनो, आपने एक बैग में 4 काली, 5 सफेद और 3 रेड बॉल थी, दूसरे बैग में 3 काली, 6 सफेद और मान के चलो 8 रेड बॉल है।
आपके पास पहले क्या होता था? पहले सर हम ये बोलते थे कि रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? है ना? कि सर बैग 2 और बैग 3 की दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लो तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। आ जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगी दोनों बैग से। अब क्वेश्चन क्या होगा? बेज थ्योरम वाला ये कहेगा कि आपने जो रेड बॉल चूज़ करी है, पहले आप केवल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करते थे। अब बेज थ्योरम वाला कहता है कि आपने रेड बॉल चूज़ करी, वो बैग 1 से है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपकी जो रेड बॉल है डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वेज में आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट बैग्स के थ्रू आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि अब आपको डिफरेंट डिफरेंट इवेंट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बैग्स के थ्रू आपने रेड बॉल की तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब मुझे ये बताओ कि वही इवेंट यानी कि रेड बॉल जो मैंने चूज करी है, वो मेरे पास इवेंट फलाने से आई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? यानी कि रेड बॉल बैग 2 से आई है, तो बैग 2 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रेड बॉल बैग 2 से निकल करके आई है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम आपको इंडिकेट करती है एक पर्टिकुलर इवेंट पे कि अगर एक इवेंट हुआ, वो इवेंट उस इवेंट के थ्रू हो रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड आई विल सोल्व सम क्वेश्चंस, यू विल गेट द आंसर्स। ओके, बाय सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स यू विल अंडरस्टैंड द कांसेप्ट थोरोली। ओके, अब ध्यान से सुनो। ये है मेरे पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला। E1 E2 En अगेन मेरे पास सैंपल जो हमने स्पेस था, सैंपल स्पेस उसको पार्टीशन किया। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स आ गए, बिल्कुल सर आ गए। सेम सैंपल स्पेस में आ गए, म्यूचुअली डिसजॉइंट है और एग्जॉस्टिव भी है, बिल्कुल करेक्ट है। पेयर वाइज डिसजॉइंट है और ये एग्जॉस्टिव भी है, और कोई इवेंट ए लिया एंड ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, देन वो इवेंट ए, ध्यान से सुनो, वो इवेंट ए एक EI के थ्रू हो रहा है। इस इवेंट EI की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर जी देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सर जी इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे EIJ की, ठीक है? हाँ जी सर, टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। और ऊपर क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब EI हो चुका है, एंड नीचे क्या आएगा सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब EJ हो चुका है। सो दैट इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। ये कैसे आया? टोटल प्रोबेबिलिटी से ही आया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इवेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर इवेंट को पूछ रहा है कि वहां से हुआ है। बॉल बैग 1 या बैग 2 से आई है, बैग 2 से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बैग 1 से आई है कि बैग 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, इवेंट EI की ही तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब ए हो चुका है, रेड बॉल चूज हो चुकी है। वो EI यानी कि E1 E2 मान लो बैग थे, बैग 1 से चूज करी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बैग 2 से चूज करी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ लिसन अप, देयर इज वन वेरी वंडरफुल एग्जांपल, और चूंकि हम इन्हीं बारे में हम डिस्कशन कर भी रहे थे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। कह रहा है कि बैग 1 कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random. मैं मान लेता हूं कि सर जी बैग 1 का इवेंट E1 मान लेता हूं, E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट, मैं लिख लेता हूं, ठीक है। लेट E1 क्या है, सेलेक्टिंग बैग 1, ठीक है। बैग 1 को सिलेक्ट करने का एक इवेंट मेरे पास क्या है, E1 है। E2 क्या है बच्चे, सेलेक्टिंग, ठीक है, सेलेक्टिंग बैग 2, सेलेक्टिंग बैग 2। अब गौर से सुनिएगा, क्या कह रहे हैं कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। मैं मान लेता हूं कि सर जी इवेंट ए मेरे पास क्या है, एंड ए क्या है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल, ठीक है। एक रेड बॉल सेलेक्ट करने का इवेंट ए मान लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। क्या कह रहा है कि सर बैग 2 से लिया है हमने रेड बॉल को, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मुझे एक बात बता दो मेरे प्यारे बाल को, अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है आप कैसे जाएंगे? सर जी पहले बैग 1 में B1 में देख लेता हूं कितनी बॉल्स हैं। सर जी 3 रेड है, 3 रेड है, और नेक्स्ट सर जी 4 ब्लैक है, 4 ब्लैक है। एंड वाइल अनदर बैग 2 में देखिए, बैग 2 में जाएंगे, सर जी बैग 2 में मेरे पास रेड कितनी है जी, रेड है सर जी 5 रेड है, एंड बच्चे ब्लैक कितने सर जी, 6 ब्लैक बॉल है। अब गौर से सुनो, क्या सुने सर, अगर मैं देखूं मेरे पास 2 बैग है, मेरे पास इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर जी बैग सेलेक्ट करने हैं, 2 में से एक बैग सेलेक्ट करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हाफ होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी हाफ होगी, यानी कि दोनों के दोनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास सेम है क्या? अरे बताओ। जी सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी ये है।
अब एक बात बताओ, अब सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का खेल आता है। मैं कहता हूं कि आपने रेड बॉल चूज करी, आपने ए को चूज किया कहां से सर? E1 से, यानी कि आपने बैग E1 ले लिया है, यानी कि ए से, यानी कि रेड बॉल को E1 से यानी कि बैग 1 से लेने की प्रोबेबिलिटी। सर जी बैग 1 में कितनी रेड बॉल है? 3, टोटल बॉल कितनी है? 7, सो 3/7 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब अगली कहानी पे आओ। अगली कहानी क्या है बालक? सर जी अगली कहानी ये है कि मान के चलो मुझे अब बैग 2 सेलेक्ट किया, उसमें से रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सर जी बैग 2 से यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहां से? E2 से। भैया रेड बॉल कितनी है E2 में? 5, टोटल बॉल कितनी है सर जी? 11, 5/11 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब सुनो एक और कहानी। क्या सर? ये आ गया हमारे पास। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि वो बैग 2 से सिलेक्ट की गई है रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए मेरे प्यारे बालक। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किसकी? सर जी जब हमने रेड बॉल सेलेक्ट कर लिया वो E2 से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A हैज अकर्ड क्या होती है? बताएंगे नहीं क्या? सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 से आई है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 से आया है मेरे पास रेड बॉल, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब मेरे पास E2 से आई है रेड बॉल। E2 मतलब क्या? सर जी बैग 2 से आई है, E1 मतलब बैग 1 से आई है। अब लगाओ भैया, इसको बी को कैपिटल ही कर दो। अब लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या लगाना सर? वैल्यूज मुझे पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 सबकी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 E2 से आई है बोल तो वो पता है मुझे, और ये तो मुझे पता ही है सर सब कुछ। अब रखो वैल्यू। वैल्यू क्या आएगी भैया? इसकी प्रोबेबिलिटी सर जी हाफ है तो हाफ लगाओ, इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी सर जी मेरे पास 5/11 है तो 11 लगाओ 5/। नीचे क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मेरे पास सर जी हाफ है, और हाफ के बाद मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है, प्लस ये तो सर ऐसा कैसा ही आ जाएगा 5/11, है ना? आ गया क्या? आंसर बताओ क्या आ रहा है? आंसर जल्दी बताओ क्या आ रहा है? सर जी अगर हम आंसर की बात करें तो मेरे पास 5/22, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है? ये है 14। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं फिर, ठीक है? तो 5/22 तो ऊपर है, डिवाइडेड बाय कितना आएगा नीचे? सर जी 22 ये रहा, 5/22 यहाँ पे आ गया, और ये मेरे पास कितना आ रहा है सर जी? आ रहा है 14, सो 3/14 प्लस 5/22 ये आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। अब एक काम कर लो सर जी, इनका एलसीएम ले लो। अरे ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद मैं इसको इधर सोल्व कर लूँ। 5 बाई, देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। क्या लिख लेते हैं बच्चे? सर जी इसमें लिख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, 1 सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब हमने रेड बॉल सेलेक्ट करी कि वो E2 से आ रही है, बैक 2 से आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/11 डिवाइडेड बाई, मेरे पास देखिए बच्चे कितना आसान सा कैलकुलेशन, हम इसको कर लेते हैं। 3/14 है ना? हाँ जी, 3/14 है, बिल्कुल है, ठीक है? 3/14 है, और मेरे पास सर जी 5/22 है, ठीक है? 3/14 एंड 5/22, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो मेरे पास 14 टाइम्स 22 लिख लेता हूँ। यस सर, 14 टाइम्स एलसीएम लेंगे, 14 टाइम्स 22, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 22 प्लस 5 टाइम्स 14, 5 टाइम्स 14 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? E2 मेरे पास क्या आएगा? दैट विल बी 5/22, तो मेरे पास इसको ऊपर ले जाऊंगा, 14 टाइम्स 22 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 22 टाइम्स, ये आ जाएगा 66 प्लस 70। ओके, दिस विल बी द आंसर, एंड 22 से 22 हटाएंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज अकर्ड विल बी 70 अपॉन, ये आ जाएगा 130, और इसको जब हटाऊंगा तो सर ये हमारे पास बनेगा 65, ये बनेगा मेरे पास 35। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? बैग 2 की प्रोबेबिलिटी जब मेरे पास रेड बॉल चूज करी है 35 अपॉन 65 आ रहा है, ठीक है? 35 अपॉन 65 आ रहा है। अच्छा ये 66 था मेरे पास ना, 66 था, 66, 66, 66, तो 36 बनेगा नहीं, तो 136, तो इसको आप क्या लिखेंगे सर जी? ये बनेगा मेरे पास कितना? 136, 68 है ना? 65, 67, 68 बनेगा ना? हाँ 68 बनेगा। सो दिस विल बी 35 अपॉन 68 करो इसको, ये भी 68 हो जाएगा। 2 बार 2 से जाएगा तो 68 होगा ना ये, तो ये होगा मेरे पास 68, ठीक है? सो दिस विल बी 68। सो नाउ 35, क्योंकि 2 बार काटेंगे 35 से जाएगा, इसको हटाएंगे तो 6
बिल्कुल करेक्ट है। सो 35/68 इज द प्रोबेबिलिटी। देखो आपको इस तरीके से जाना, मेन हमारे पास क्या है सर जी, मेन हमारे पास था फॉर्मूला कि हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। ओके, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आई थिंक हमारे पास सारी चीजें क्लियर हुई हैं। इसको जब हम देखेंगे 70 बनेगा, इधर से मेरे पास ये 66 + 70 सो 136 बनेगा, एंड देन वी गॉट द आंसर, दिस इज 35/68, एंड दैट्स हाउ यू हैव सोल्व्ड द क्वेश्चन। अगेन एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसका मैं हिंट दे देता हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल एकदम करेक्टली मैंने किया है सारी चीजें। एंड नाउ वी हैव वन मोर प्रॉब्लम एंड दैट विल बी योर होमवर्क, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप बेस थ्योरम का क्वेश्चन एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस करें, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा कुछ टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास पूछ क्या रहा है। एंड बेस थ्योरम के लिए आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, होमवर्क रहेगा। इसका मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। इसका हिंट क्या रहेगा बच्चे, ध्यान से देखो। कह रहा है कि soap A has 30 tons of pure ghee and 40 tons of adulterated ghee, ठीक है, adulterated ghee for sale, while soap B has 50 tons of pure ghee and 60 tons of adulterated ghee. One tin of ghee is randomly purchased from one of the soap and found to be adulterated. What is the probability that it was purchased from soap B? Again वही वाली बात है, बैक टू से लाल बोल के चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से ये देखना है कि मेरे पास सोप ए जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मैं मान लेता हूँ कि ए का जो इवेंट है, सोप ए का इवेंट E1 है, सोप बी का जो इवेंट है वो E2 है, ठीक है। और वन ऑफ द टेन फाउंड टू बी अडल्टरेटेड, और हमने अगर घी को सिलेक्ट किया है वो अडल्टरेटेड, सेलेक्टिंग 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 अडल्टरेटेड, ठीक है, अडल्टरेटेड घी, ठीक है। ये इवेंट है मेरे पास, क्या है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये इवेंट ए। अब हमारे पास कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 तो मेरे पास वही आ जाएगा, ठीक है। दो मेरे पास दुकान है तो 1/2 ही आ जाएगी, यानी कि पहला इवेंट क्या है सर जी, सोप ए को सेलेक्ट करने की, सिलेक्टिंग सोप ए, ठीक है, सेलेक्टिंग सोप ए, ठीक है। ये E2 मेरे पास क्या है सर जी, सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग सोप बी। ये मेरे पास दो इवेंट बन जाएंगे, ठीक है। अब गौर से सुनो, E1 E2 की प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है सर। अब हमें क्या देखना है कि सर जी अडल्टरेटेड घी कितना है, सर जी हमारे पास इवेंट ए है, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी सर जी जब वो सोप 1 से लिया है कितना हो जाएगा, टोटल घी कितना है सर जी, 30 + 40 हो जाएगा, तो यानी कि मेरे पास 70/40, सॉरी 40/70 आ जाएगा, 40/70 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब वो E2 से यानी कि दूसरी सोप से लिया है, इसमें टोटल घी कितना है सर जी, 60 + 50 110 है, अडल्टरेटेड मेरे पास 60 है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा 60/110। सो ये आ गया, अगेन वही दोनों चीजें आ गई। मुझे क्या चाहिए, मुझे E2 की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब हमने अडल्टरेटेड घी खरीदा है, और अभी वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने आपको सिखाया था। सो दैट इज योर होमवर्क, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को पहचानना है, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड होपफुली आपको सब कुछ समझ आया होगा बेस थ्योरम के बारे में। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, प्लीज डायरेक्टली मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड आई विल मीट यू विद वन मोर टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ योर फॉर द योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अगर कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके।